ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦਰਦ ਨੇ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। उत्तराखंड के किसान साडे नाल ने, उन्हां दे नाल गलबात करांगे, उन्हां तो जाणांगे क्योंकि MSP नूं लैके रौला पैंदा है, मंडियां नूं लैके रौला पैंदा है कि इन्हां खेती कानूनां दे नाल मंडियां जिहड़ियां ने वो बर्बाद हो जाणगियां, मंडियां जिहड़ियां ने खत्म हो जाणगियां। उत्तराखंड की की तस्वीर है खेतीबाड़ी नूं लैके, उन्हां तो जान लैंदे आ। की नाम है जी और किस जथेबंदी दे नाल संबंधित हो? मेरा नाम योगेंद्र कुमार पंवार है। मैं अखिल जन जागृति सेवा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ से जो पंडाल है शहीद पंजाब से आए हुए दर्शन सिंह मान, उनके उसमें उनका जो वे हैं दूसरे वो जसबीर दास सिंह है, उनके उसमें भूगड़ताल में मैं उस पंडाल में रहता हूँ। तो मैं यहाँ ये सरकार कहती है कि ये केवल यहाँ सिंध बॉर्डर पर पंजाब के आदमी बैठे हैं और ये मुट्ठी भर आदमी हैं, इनको कुछ पता नहीं। मैं MSP के बारे में ये कहना चाहता हूँ, ना तो उत्तराखंड में मंडी है और ना ही इसमें यूपी में मंडी है। वहाँ मैं किसान हूँ, 10 किल्ले मेरे पास ज़मीन है और हमने जब गेहूँ बोते हैं तो वहाँ का जो व्यापारी हैं कोई 1400, 1500, 1600 ये भाव लेते हैं, जबकि गवर्नमेंट का रेट 1975 रुपये है। ये जब मंडी ये जो पंजाब वाले हैं ये दिलेर आदमी हैं, ये आगे हम लोग इतने आगे नहीं हम आ सकते थे। हाँ, पीछे लग जाते हैं। क्यों लगता, क्यों इन्ना वर्क है पंजाब और बाकी सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? क्योंकि होरना सूबਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ करना ਪਿਆ। पंजाब के जो आदमी हैं वहाँ बड़े बड़े किसान हैं और वो कोई गरीब आदमी नहीं। अगर अमीरों का मुकाबला कर सकता है, सरकार का मुकाबला कर सकता है, तो बड़ा आदमी बड़ा अमीर घराना कर सकता है। अब यहाँ से लंगर भी चल रहे हैं। अगर एक आम आदमी यहाँ आता तो अपने घर से रोटी खाता और 10 और ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकता। इसी तरह यूपी में उत्तराखंड में किसान जो हैं वे ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं और गवर्नमेंट ने 2-2 हज़ार रुपये उनको 6 हज़ार रुपये सालाना दे देती है। वे चुप बैठे हैं, इसलिए चुप बैठे हुए क्योंकि बड़े किसान वहाँ हैं नहीं। तो अब वे जब वे सोच रहे, सरकार भी वहाँ भाजपा की है, तो यहाँ पंजाब में आदमी जो है ये कह रहे हैं कि सरकार साथ दे रही, सरकार साथ नहीं दे रही। ये एडवांस आदमी है, इनके बाहर भी वो हैं। तो वहाँ से जो है जब अब वहाँ से गन्ने का भाव 325 रुपये है मिल में, परंतु जो कोल्लू वगैरह है वो जो है 80% गन्ना मिल लेती है, 100% गन्ना नहीं मिल लेती। तो वो जो आगे जो फालतू करना है वो कोल्लू में दिया जाता है। कोल्लू का भाव अगर वहाँ ज़्यादा बुग्गी आ जाती है गन्ने की तो वे 150 रुपये तक आ जाते हैं नीचे गिर कर, नहीं तो 270 ऊपर वे कहीं जाते। तो जब ये तो गन्ने का हाल, पिछले साल का गन्ने का पैसा मुझे अब तक नहीं मिला। और अब गन्ना चल रहा है इसका अगले साल होगा। घर में जो है बच्चे हैं, फीस है, खर्चा है, वो किसान कैसे काम चला होगा? मंडी से तो है कि आदमी वह उससे लाला से पैसे ले लेता है, अपना घर का खर्चा चला लेता है। वहाँ तो पहले से मंडी ख़त्म है। बिहार में मंडी ख़त्म है, वहाँ से 900 रुपये मक्की का रेट आएगा और ये 1500, 1600, पता नहीं 1700, मुझे नहीं पता। इधर जो MSP है मक्की की ऐसी है। लगता पंजाब दे विच जेकर खेती कानून लागू होंदे आ, पंजाब दे विच भी मंडियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, अगर पंजाब के अंदर मंडी खत्म होगी तो जो दूसरे राज्यों का हालात जो ऐसे ही बन जाएगा। यहाँ भी करीब बन जाएंगे। 1975 जैसा इसका गेहूँ का रेट है और 325 जैसा गवर्नमेंट ने गन्ने का रेट कर रखा। कभी भी इस पर रेट पर गन्ना खरीदा नहीं जाता। कोल्लू में 150 रुपये खरीदा जा रहा है, यहाँ भी ये हाल हो जाएगा। और फिर मंडी खत्म हो जाने से व्यापारी की अपनी मर्जी है, वो किस रेट ले किस रेट ना ले। जैसे आलू पैदा होता है उस टाइम 2, 3, 4 रुपये का रेट रहता है, इनके पास जाते सारे एकदम 50 रुपये का रेट हो जाता है किलो का। इसी तरह अरवी का रेट वो भी 5-7 होता है। अरवी जाकर देखो 200 रुपये किलो। वे व्यापारी वो दुकानदार कहता है एक दिन में अरवी लेने का, कहता है कि आप तो अरवी ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकता? नुको जी इसका रेट तो ज़्यादा, कितना? 200 रुपये। हालांकि मुझे पसीने आएगा 200 रुपये सुनूंगा, फिर भी चलो भाई पहिया ले लेंगे, उसमें पानी ज़्यादा मिला देंगे। तो अगर किसान का रेट ये व्यापारी को दे रहा है, मतलब बड़े बड़े, क्योंकि इनको बड़े बड़े गोदाम है,
ये तो सारा का फसल उस टाइम ले लेंगे, उसमें अंदर रख लेंगे, बाद में अपनी मनमर्जी का रेट ये लेंगे। जैसा पंखा कोई बनाती है फैक्ट्री, वो रेट उस पर निर्धारित कर देती है, उससे रेट पर नहीं देता। एक किसान है जिसका रेट दूसरे आदमी बनाते हैं जो खेती भी नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि अगर किसान अमीर हो गया उनको पता सरकार को कि अगर किसान अमीर हो गया तो इस सारों को भुक्का मार देगा। अब 1955 में स्वामीनाथन रिपोर्ट बनी थी, उसमें इंसान किसान की फसल का रेट, मतलब फसल की खर्चा, जैसा कितना यूरिया गिरा, कितना DAP गिरा, कितना उसमें पेस्टिसाइड गिरा, कितना बिजली का बिल आया, कितना ट्रैक्टर की टूट फूटी, और उसमें किसान की भी मजदूरी लगाकर उन्होंने रखी थी और 50% प्रॉफिट देने के लिए कहा था। तो सरकार न चाहे कांग्रेस रही चाहे यहाँ, जब ये विपक्ष में थे तब तो कहते थे स्वामीनाथन रिपोर्ट लाओ। अब ये 10-11 साल 5-6 साल इनको हो गए, अब भी ये स्वामीनाथन रिपोर्ट कोई नहीं ला रहा, क्योंकि उसमें किसान मजबूत हो जाता। और अब ये स्वामीनाथन रिपोर्ट भी छोड़ दी। जैसे अब ये विपक्ष वाले बोलते हैं कि रिपोर्ट लाओ, जब कोई भी सरकार सत्ता में आती है वो असली किसानों के हित में कोई नहीं, किसानों की रेट का फसल चाहे तो वे व्यापारी करते हैं, यानी हम फसल पैदा करते हैं दुनिया में, उन दुनिया को खाने के लिए, जिंदा रखने के लिए, फल हुई, सब्जी हुई, अनाज हुआ, सारा किसान पैदा करता है। और ये उसी का रेट किसान अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता, वहाँ से चला जाएगा मंडी में, वो जो व्यापारी हैं वो जो रेट देते हैं वो तो बेचारा धर देता है सामान, लो जी से बेचो। यानी हम तो सरकार से ये कह रहे कि भाई हम MSP केवल 6 चीज़ों पर है, जबकि चीज़ें तो बहुत पैदा होती हैं, MSP है ही नहीं। क्योंकि जब तक कोई भी जो सरकार है ना, वो किसानों के आते ही नहीं, MP जो है आते हैं तो बिक जाते हैं। MLA की 4 करोड़ रुपए एक साल में ग्रांट दी जाती है MLA को, और वो 4 करोड़ रुपए, जैसे मंदिर में उसने मान लो 2.5 लाख रुपए दान कर दिया, पर्ची तो रसीद तो ले लगा 2.5 लाख की, और देगा अपना 50,000 रुपये, वो तो अपना पैसे बनकर। जब भी तो एक MLA या MP अगर वो गरीब है 5 साल में उसकी 10 पीढ़ियाँ खा सकती है बैठ कर। अब देखिए, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੰਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।